मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी। चलो जी शुरुआत करते हैं। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं अब कुछ नए अंदाज में। आ जाइए। देखो अब यहां पर अपने को क्या देखना है, सबसे पहले हमें समझना है। हाँ, अभी तक हम देख रहे थे पीजीबीपी, ठीक है। पीजीबीपी में हमने क्या क्या देख लिया है सर। पीजीबीपी हमें पूरा ही देख लिया। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक हमारा मामला रहता है कि दिस विल बी कवर, राइट। एक मिनट। हाँ जी, तो अभी हमने देख लिया था। एक मिनट रुकना यार। राम राम आदित्य, खम्मा घनी हुकुम, ठीक है। यस, अभी तक हमने क्या देख लिया था, सेक्शन 28 से 44 डीबी। भाई इसमें हमारा पूरा पीजीबीपी कवर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा था कि सर पीजीबीपी के अंदर किस तरीके से इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो हमने उसमें क्या देखा, अगर आपको पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करने का है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इनकम कौन कौन सी होगी, सेक्शन 28 और 41 के अंदर जो इनकम आती है वो आपकी इनकम लेंगे। उस इनकम में से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, 30 से 37 तक के खर्चे लेस करेंगे। इन खर्चों को लेस करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। लेकिन जब इन खर्चों को लेस करेंगे ना तो उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B। यहाँ पे मैंने आपको 3 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B, राइट। सेक्शन 43B क्या बोलता है, फटाफट से बता दो मुझे। सेक्शन 43B क्या बोलता है, बताओ। सेक्शन 43B क्या बोलता है। यस बताइए। बताओ भाई, सेक्शन 43B क्या बोलता है। हाँ जी, हाँ ऐसा है ना, बताया तो था मैंने, बताया था ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में भी मैंने बताया था। बताता हूँ आयुषी, यहाँ देखो। एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मान लो आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, और अगर इसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, तो आपको प्रीवियस ईयर में 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको रिमेनिंग 10% डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बस एक बार मिलता है 20%, बार बार नहीं मिलेगा, है ना। हाँ जी। 43B आपने क्या बताया, गवर्नमेंट टैक्सेस, एम्प्लॉयज बोनस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड। 43B क्या है। 43B सरकार ने 4 लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है, गवर्नमेंट का, ठीक है, एम्प्लॉय का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। गवर्नमेंट के केस में क्या है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी आप ड्यूटीज, टैक्सेस एटसेट्रा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको अलाउड नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट को अगर मान लो आप, गवर्नमेंट का क्या था, यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, ठीक है ना, रेंट फॉर यूज ऑफ इंडियन रेलवे असेट्स, ठीक है। अगर आपने इंडियन रेलवे की कोई भी एसेट्स यूज करी है, उसके बदले अगर आप उसे कोई भी रेंट पे कर रहे हो, तो अगर आप ड्यू डेट के पहले पहले पे कर देते हो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आप पे कर देते हो तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। एम्प्लॉय के केस में क्या था, एम्प्लॉय के केस में बोनस, कमीशन, अप्रूव्ड फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन,
अप्रूव्ड फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन, और एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन, लिव इनकैशमेंट, ठीक है ना। इन केसेस में इन्होंने क्या बोला है, अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर देते हो तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या था, ये बोलता है कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या क्या, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एसएफसी, सॉरी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, अगर आपने इनसे लोन लिया है और इस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर देते हो तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। यहां एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल पेमेंट की बात हुई है, एक्चुअल पेमेंट, डेफरमेंट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट, ओके। चलो जी, तो ये आपका एक वापस मैंने करवा दिया। फिर आता है सेक्शन 40A, बताओ भाई सेक्शन 40A क्या है। सेक्शन 40A बोलो। हाँ बिल्कुल सही है। यहां एक चीज ध्यान रखना, हाँ एक चीज, ये पॉइंट अभी मैंने बोला नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने याद दिला दिया शिवानी, कि ये खर्चा आपको प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं हुआ, बट आप जिस ईयर में उसे पे करोगे उस ईयर में बाद में आपको अलाउड हो जाएगा, बाद में उस ईयर में अलाउड हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल कि मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर मेरी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या थी, 31 जुलाई, मेरे को 31 जुलाई तक पे करना था, अदरवाइज वो क्या होगा, अगर मैं 31 जुलाई तक पे कर देता हूं तो मेरे को 23-24 में अलाउड हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं 31 जुलाई में पे ना करके मैंने तो 31 दिसंबर को पे किया, तो मुझे 23-24 में अलाउड नहीं होगा, 24-25 में अलाउड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर मतलब अगले साल, ठीक है ना, अगले साल मुझे ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये 31 दिसंबर 2024 कौन से ईयर में आ रही है, 24-25 में, तो यस मुझे उस 24-25 में अलाउड हो जाएगा, जिस साल में मैं पे करूंगा उस साल में अलाउड हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर देता हूं तो उसी में अलाउड हो जाएगा, नहीं तो जिस साल में मैं पे करूंगा वहां अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब बताओ सेक्शन 40A के बारे में। वेरी गुड। अगर आप किसी रिलेटिव को कोई पेमेंट करते हो, राइट, रिलेटिव को कोई पेमेंट करते हो और मार्केट प्राइस से ज्यादा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा जो भी आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया है वो ज्यादा वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो आपने माल खरीदा 1,90,000 का और इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है 1,25,000 रुपए, तो 1,25,000 से जितना भी ज्यादा आप पे कर रहे हो 65,000, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, हाँ जी शुरू करें, हाँ जी शुरू करें, हाँ जी। तो अभी अपन ने सेक्शन 40A देख लिया है, यहां पर अभी हमें क्लियरिटी हो चुकी है, तो हमें यह पता है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। अब हम आते हैं सेक्शन 40 पर। सेक्शन 40 इसको अगर मैं आपको मेजरली बोलूं तो अपन सेक्शन 40 को एक प्रकार से बोलेंगे इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट लिमिट इज 35K। अरे अच्छा, अभी तो मेरे को सेक्शन 40 भी तो बताना है यार, रुको 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 रुको, एक चीज बताई एक चीज नहीं बताई मैंने आपको। सेक्शन 48(2) हमने देख लिया कि अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो मार्केट प्राइस से ज्यादा, तो जितना ज्यादा आप पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। 48(3) क्या बोलता है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट, एक्चुअली जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, पेमेंट अदर देन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड ई पेमेंट, ठीक है ना। ये कहता है अदर देन प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड ऑब्लिक ई पेमेंट, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑब्लिक ई पेमेंट। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है, मोड ऑफ द पेमेंट, प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ द पेमेंट, उसके अलावा अगर आप कोई पेमेंट करते हो भैया वो 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं होगा, राइट। तो एक्चुअली मेजरली इनका टारगेट कैश पे ही है, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मोड के अलावा क्या पेमेंट होता है, वो कैश में होता है, ये 2 नंबर का पैसा इसी तरीके से रोटेट आउट होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि अगर अदर देन प्रिस्क्राइब पेमेंट मोड आप पेमेंट करते हो तो 10,000 से ज्यादा टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, ठीक है ना, टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, अगर आप 10,000 से ज्यादा पे करोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा।
ठीक है, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द लिमिट इज 35K। 35,000 तक आप पे कर सकते हो, 35,000 से ज्यादा पे करोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट है? और हमने यहाँ पर रूल 6DD भी देख लिया था, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर, यस, रूल 6DD जहां पर आप कैश पेमेंट कर सकते हो। तो चलो कौन बताएगा एक्सेप्शन, फटाफट से बता दो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है जहां पर आप कैश पेमेंट कर सकते हो? हाँ जी बताओ। पहला, पेमेंट टू RBI, LIC, बैंक, गवर्नमेंट। इनको अगर आप पेमेंट करते हो तो यस कैश में पेमेंट कर सकते हो। वेरी गुड। पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब क्या हो गया? पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और लाइव स्टॉक, इनके जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, अगर आप इनको पेमेंट करते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक एंट्री एडजस्टमेंट, बुक एंट्री एडजस्टमेंट, ठीक है ना, अगर आप करते हो यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। और यस, अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो अप टू 50,000 रुपए तक आप कर सकते हो, अप टू 50,000 तक कर सकते हो। फिर फिफ्थ, एम्प्लॉय के केस में अगर वो किसी दूसरी लोकेशन पे डेप्यूट किया जाता है 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा, 50 और मोर, 15 या 15 दिन से ज्यादा किसी दूसरी लोकेशन पे जाता है, वहां पर आप उसे कोई पेमेंट करते हो सैलरी का तो यस कैश में कर सकते हो। ठीक है, और बताओ, और बताओ। अगर आप फॉरेक्स डीलर को, फॉरेक्स डीलर अगर कोई परचेस करता है तो उसके लिए अगर वो कोई पेमेंट करता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे पेमेंट कर रहे हो जहां बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप कर सकते हो। बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, यस आप कर सकते हो। फिर इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो आप अपने किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो और वो एजेंट जहां पर पेमेंट कर रहा है उसे वहां पे कैश को पेमेंट करना है। जैसे एजेंट जो पेमेंट कर रहा है, मान लो प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहा है तो वो कैश में पेमेंट कर रहा है, तो इस पेमेंट के लिए आप अपने एजेंट को कैश में पेमेंट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया? राइट, यस। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यस, यहां से आप पेमेंट कर सकते हो। वेरी गुड। सो दीज आर दी एक्सेप्शन जो आपको ध्यान होने चाहिए। तो अपना पूरा एक पार्ट और मजबूत हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेक्शन 40। चलो जी, कुछ बातें करते हैं सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 क्या है? अब सेक्शन 40 के साथ में आज आपको कराऊंगा टीडीएस से कनेक्ट। ठीक है, टीडीएस से कनेक्ट करा दूंगा मैं। ठीक है जी, टीडीएस से अब कनेक्ट आपको हम कराने वाले हैं आज। नहीं, अभी टीडीएस के कई सारे सेक्शन है, एक सेक्शन थोड़ी है यार, टीडीएस के कई सारे सेक्शन है। अभी सारे सेक्शन आपके ऑन टिप्स करा दूंगा, टेंशन नहीं मतलब आप। अब देखो सेक्शन 40 क्या बोलता है, 40 की रेस्ट्रिक्शन है। 40 के अंदर आप ये समझ लो, पहला पॉइंट टीडीएस की, मेजरली टीडीएस की बात करता है इसके अंदर। मेजरली सेक्शन 40 जो अगर आपको बताता है वो एक ही बात बताता है कि भाई तुम्हें टीडीएस काटना था और तुमने टीडीएस नहीं काटा, तुम्हें टीडीएस काटना था और तुमने टीडीएस नहीं काटा। ठीक है, टीडीएस की बात करता है कि या तो तुम्हें टीडीएस डिडक्ट करना था, मैंने तुम्हें समझाया था ना टीडीएस के बारे में, या थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू दिया था, नहीं दिया था? बताया तो था शायद, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। अभी आपको तो वापस से समझाता हूं पूरा। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, आपको टीडीएस डिडक्शन करना था, मतलब डिडक्ट करना था, और टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो फिर आपको डिपॉजिट करना था। अगर आपने डिडक्शन में डिफॉल्ट कर लिया, या तो आपने डिडक्शन में डिफॉल्ट कर लिया या आपने डिपॉजिट में डिफॉल्ट कर लिया। अगर आपने किसी भी एक में डिफॉल्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस टीडीएस, हाँ काट के करना पड़ेगा। बताया था थोड़ा बहुत, अभी वापस से बताता हूं। राइट, तो अभी हम सेक्शन 40 में देखेंगे कि भैया कोई भी खर्चा है, अगर आप उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट करोगे तो वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा, तो वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा।
अब अपन थोड़ा टीडीएस के बारे में समझते हैं। 1 मिनट रुकना यार, थोड़ा सा मैं उधर जाके आऊं, आवाज आ रही है पीछे से, वो मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। 2 मिनट रुकना बस। हाँ जी, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, ये टीडीएस क्या है यार, ये कौन सी फफूंद है, मैंने क्या बताया था टीडीएस के बारे में? चलो कौन बताएगा? बेसिक चीजें बताओ मुझे यार, ये गिफ्ट विफ्ट का कुछ भी नहीं समझना है। बेसिक चीजें मैंने शायद कुछ बताई थी क्या? अगर किसी को बेसिक पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं क्या है एक्चुअली टीडीएस। याद है आपको सेक्शन, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। हो सकता है आपकी इनकम पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी इनकम नहीं है, बट आपने कोई इनकम टैक्स का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया हो, वहां पर याद करो मैंने बताया था आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा तो आप क्या हो जाओगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट। ये टीडीएस फफूंद क्या है सर? ये है क्या सर ये टीडीएस? बताइए तो सही इसके बारे में। चलो जी बताओ टीडीएस है क्या, कौन बताएगा टीडीएस के बारे में? बताओ, आराम से करना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पे हम आपको टीडीएस, आने वाला जो सेशन है अभी है पूरा टीडीएस पे ही जाने वाला है, तो आपको टीडीएस के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं? टीडीएस डिपॉजिट बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, यस, टीडीएस क्या है? टीडीएस है क्या ये? इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड, DEDUCTED, एट सोर्स। मतलब टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जब आप किसी का खर्चा बुक कर रहे हो या आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप उसका टीडीएस काट के उसको पेमेंट करना। तो टीडीएस में आप जब जाओगे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू वेंडर। जो भी पहले हो, अभी समझाते हैं आपको। दिस इज डन बिकॉज विद द एम्प्लॉय। चलो अभी आप समझाते हैं आपको टीडीएस के बारे में। तुम एक सैलरी में मत आओ, अभी पूरा टीडीएस ओवरव्यू समझो यार। अब पूरे टीडीएस को समझना है, सैलरी इज द पार्ट, अब पूरा समझना है। एक बात बताओ मुझे, चलो तुम्हें अकाउंटिंग एंट्री से लेके चलते हैं अपन, ठीक है ना? टीडीएस में अब तुम्हें अकाउंटिंग एंट्री से लेके चलते हैं। चलो जी बताना अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? आयुषी हमारे को कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है ना? आयुषी बहुत बड़ी लॉयर है, लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑलराउंडर है वो। ये हमें कंसल्टेंसी देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना? हमने इनसे 5 लाख रुपए की कंसल्टेंसी सर्विसेज ली। हमने आयुषी से 5 लाख रुपए की कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, राइट? चलो मुझे बताओ, अभी मैंने पेमेंट किया नहीं है, अभी मैंने कंसल्टेंसी ली है, ठीक है ना? हर महीने लेते हैं, मान लो अपन ने ली है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024 के लिए मैंने आयुषी से कंसल्टेंसी ली है। बताओ क्या एंट्री करूंगा मैं? बताओ एंट्री बताओ, आप तो सिंपल एंट्री बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीजीबीपी तो हो चुका है अपना, टेंशन लो ही मत आप। अब मैं आपको एक चैप्टर और मर्ज करवा रहा हूं यहाँ पर, टीडीएस, और फिर टीडीएस, और जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हम वापस पीजीबीपी पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सेक्शन 35 वाली सीरीज है, वो एक पेंडिंग है, वो कराऊंगा मैं, बट पहले अभी टीडीएस को मजबूत करो। यस, बताओ जी एंट्री क्या करोगे तुम? कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए, अरे अकाउंट्स में एंट्री करते हो ना भाई, टैक्स की एंट्री थोड़ी पूछ रही हूं। आई एम आस्किंग दी अकाउंट वाला एंट्री। कंसल्टेंसी फीस टू आयुषी, ओके बिल्कुल सही है। कंसल्टेंसी फीस टू आयुषी, परफेक्ट है। 5 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना, अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजन बना दिया कि जब आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो, है ना, कुछ सर्विसेज ले रहे हो, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज जो मैं बताने वाला हूं अभी आपको आगे, अगर आप वो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ले रहे हो तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, आप पूरा का पूरा पेमेंट मत कर देना आयुषी को, आप क्या करो उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेना। अरे सर
आयुषी की 5 लाख रुपए की इनकम है, आयुषी जमा करा देगी ना टैक्स। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? नहीं, डिपार्टमेंट ने यहां पर गेम खेला। अपन ने क्या देखा था? अपन ने बिगिनिंग में देखा था डिपार्टमेंट क्या करता है। डिपार्टमेंट बोलता है प्रीवियस ईयर में जितना कमाना हो कमा ले, हम तेरे से टैक्स कब लेंगे? असेसमेंट ईयर में। बट डिपार्टमेंट बहुत देर होशियार है, डिपार्टमेंट आपसे एडवांस टैक्स भी ले लेता है। होशियारी तो कर दी उन्होंने, ओ प्रीवियस ईयर में कमाना है जितना कमा ले, हम तेरे से असेसमेंट ईयर में टैक्स लेंगे। बट डिपार्टमेंट मानता थोड़ी है, उसने प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लेना शुरू करा। किस तरीके से? एक तो टीडीएस के रूट आउट। अब आयुषी को आप जो पेमेंट कर रहे हो, उन्होंने बोल दिया आयुषी तुम्हें टैक्स जमा कराने की, तुम तो आराम से असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न फाइल करना। बट जो आयुषी को जो पेमेंट कर रहा है उसको बोल दिया भाई साहब, भरत भाई आप आयुषी को पेमेंट कर रहे हो, हाँ आप उसका टीडीएस काट के पेमेंट करना। राइट, आप उसका टीडीएस काट के पेमेंट करना। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा भरत भाई, तो सेक्शन 40 में हमने लिख दिया है आपको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर डेढ़ होशियारी फोड़ोगे, आप डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे आयुषी को, आयुषी टू बैंक। आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया बट हमको सरकार को जमा नहीं कराया, तो भरत भाई क्या होगा? ये आपका जो खर्चा है कंसल्टेंसी फीस, जो आप अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे, है ना, कंसल्टेंसी फीस 5 लाख रुपए, ये कंसल्टेंसी फीस भरत भाई आपकी डिसअलाउड हो जाएगी, आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा। बोले हमने टीडीएस के प्रोविजन बना रखे हैं कि तुम्हें टीडीएस काटना होगा और तुमने टीडीएस नहीं काटा, तुम 1.5 होशियारी लगा रहे हो, तो हम पापा जी की रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आपके पीएनएल अकाउंट पर कि आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो जब टीडीएस का प्रोविजन होता है ना, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला है? कोई कारण बताएगा क्या क्यों? अरे आयुषी भी तो इस 5 लाख पे अपना टैक्स जमा कराएगी ओवर अ टाइम। सरकार को क्या खटाव नहीं है क्या? बिल्कुल ही। बताओ कारण क्या है टीडीएस के प्रोविजन लाने का? कोई बताएगा मुझे? सोचो, मुझे पता है तुम्हें आइडिया नहीं होगा बट सोचो, कोशिश करो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई ना कोई आंसर निकलेगा और वो आंसर सही होने वाला है। क्या कारण है डिपार्टमेंट टीडीएस लेके आया? क्या कारण है डिपार्टमेंट टीडीएस के प्रोविजंस लेके आया? बोलो, सरकार क्या बोल रही है? आयुषी की 5 लाख रुपए की इनकम, आयुषी को टैक्स जमा करा देना चाहिए और करा देगी वो। लेकिन फिर क्यों मेरे को बोला कि भैया आयुषी को पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस काट के पेमेंट करो? वाह हर्षिता, वाह तुसी कमाल हो पाजी, वेरी गुड वंशिका, परफेक्ट। दिस इज द रीजन, एक्चुअली दिस इज द रीजन। एक्चुअली बड़े हाथियों को पकड़ना आसान है इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे हाथियों को, राइट? अब मान लो, आप समझो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज बड़ा आदमी। अब एक भरत ने रिलायंस को सर्विसेज दी, ठीक है, नीलाजीत ने रिलायंस को सर्विसेज दी। हम तो छोटे हाथी हैं भाई, हम तो छोटे छोटे प्लेयर हैं। आयुषी ने सर्विसेज दी, राहुल ने सर्विसेज दी, जूही ने सर्विसेज दी, ठीक है ना, आर्मा ने सर्विसेज दी, ठीक है। अब हम सबको रिलायंस वाला क्या क्या करता है? 1-1 लाख रुपए बांटता है, 1-1 लाख रुपए महीने के देता है, ठीक है। अब हम तो हैं छोटे प्लेयर, डिपार्टमेंट को पता है यार छोटे प्लेयर को पकड़ना मुश्किल है, इससे बड़े बड़े हाथी को पकड़ लिया जाए, इससे बढ़िया बड़े हाथी को पकड़ लिया जाए, ठीक है ना। छोटे छोटे प्लेयर्स को पकड़ना मुश्किल है, इससे बढ़िया बड़े हाथी को पकड़ लिया जाए। जब आप बड़े हाथी को पकड़ लोगे ना भाई, छोटे प्लेयर ऑटोमेटिक आपकी अप्रोच में आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहां पे जूही बोलती है सर मैंने तो एक ही सर्विस दे दी, मेरी तो 1 लाख की इनकम है, मेरा तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, तो रिफंड जाके क्लेम कर ले। रिलायंस वाले ने अगर तेरा टीडीएस काट लिया तो कोई बात नहीं, तो उसका रिफंड क्लेम कर ले। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इन छोटे छोटे हाथी है, पता नहीं टैक्स जमा कराए ना कराए, क्या भरोसा इन छोटे हाथियों का, अपन तो मोटे हाथी को पकड़ लो। मोटे हाथी को बोल दो भैया तू इन छोटे छोटे हाथियों को पेमेंट कर रहा है ना, इनका टीडीएस काट लेना, इनका टीडीएस काट लेना, एक बार तो इनका खाता अपने डिपार्टमेंट में आने दे, इनका
इनका कार्यक्रम मुझे पता पड़ जाएगा। अगर मान लो इनका टैक्स नहीं बनता है तो हम इनको रिफंड दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको एक बार तो अपनी परिव्यू में लेके आना है। और सरकार को मजा भी आ गया, पैसा भी आ गया, है ना, पैसा भी आ गया, नहीं तो अगले साल का वेट करना था, अभी इसी साल पैसा आना शुरू हो गया। सो दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सेशन क्या रहे चैप्टर टीडीएस। आयुषी का इनकम बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट में नहीं है, आ सकता है इफ टीडीएस, यस, हाँ एग्जैक्टली, यस नीला जी, परफेक्ट। सो दीज आर द रीजन कि उन्होंने टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब रिलायंस वाला, अब देखना, टीडीएस को तो इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई तुम्हें टीडीएस काटना है, तुम्हें टीडीएस काटना है, तुम्हें टीडीएस काटना है। रिलायंस बोलता है नहीं काटूंगा, जा, क्या कर लेगा रे, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, मैं तेरा टीडीएस नहीं काट, मैं इनका टीडीएस नहीं काटता, मैंने तो दे दिया 1-1 लाख रुपए पेमेंट, भरत भाई को दे दिया, आरवा को दे दिया, नीलाजीत को दे दिया, सबको दे दिया 1-1 लाख का पेमेंट, नहीं काटा टीडीएस, जा क्या उखाड़ लेगा, खर्चा बिजनेस का अलाउड होगा। उन्होंने वहां पापा जी की रेस्ट्रिक्शन डाल दी, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन डाल दी, बोले पापे क्या करता है, तन्ने बोला था ना इनका टीडीएस काटने का, तूने टीडीएस नहीं काटा, खर्चा डिसअलाउड, खर्चा डिसअलाउड। तो रिलायंस को अब झक मार के वो काटना पड़ेगा टीडीएस, समझ आया? क्यों नहीं, अगर वो टीडीएस नहीं काटेगा तो ये भैया इनका पूरा का पूरा खर्चा ही डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप दिस यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। क्यों टीडीएस चैप्टर लाया गया, व्हाट इज द रीजन ऑफ द टीडीएस, समझ आया तुम्हें? अब इन्होंने जो टीडीएस के प्रोविजंस में लिखा है कि कब उनको टीडीएस काटना है। यार पता है, 2 दिन से ना मेरे को मौसम के इंपैक्ट झेलने पड़ रहे हैं। मौसम के इंपैक्ट मतलब मेरे को सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है। तो कल भाई साहब अपना यहां बारिश हो रही है 3 दिन से कंटिन्यू, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीना पड़ता है मुझे। हाँ जी, समझ आ रहा है? समझ आ रही है या बाउंसर जा रही है? तो इसीलिए इन्होंने यार टीडीएस के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया और टीडीएस के प्रोविजन को कनेक्ट कर दिया विद पीजीबीपी कि अगर तुमने उसका टीडीएस नहीं काटा, काटने की जिम्मेदारी किसको है, जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है वो खर्चे का बेनिफिट लेगा, खर्चे का बेनिफिट लेगा। तो इन दोनों ने कनेक्ट कर दिया, भाई साहब अगर तूने उसका टीडीएस नहीं काटा तो तेरे को खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सेक्शन टीडीएस का जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है, टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट करना है। अब इसको समझो, टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है। अच्छा, कहां पर शिवानी, आप कहां से हो? नहीं, मेरे यहाँ पे भी ऐसा नॉर्मल है, मौसम अच्छा है पुणे के अंदर, बट जो बारिश होती है ना, और बारिश में आप थोड़ा भी भीग गए कर गए तो मेरा थोड़ा सेंसिटिव मामला है, मेरे को जल्दी से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। और एक बार मेरा सर्दी खांसी जुकाम हुई ना, फिर मेरा सारा फ्लो बिगड़ जाता है। नेचुरल जो मेरा होता है ना वो पूरा अनकंफर्टेबल हो जाता है आपका बॉडी। अगर कहीं से भी एक पेन वगैरह थोड़ा सा भी कुछ होना शुरू हो जाए, मामला सलट जाता है। अच्छा, भोपाल से हो क्या? अच्छा, मैं पहले इंदौर से आया था, अभी कुछ 2 महीने ही हुए मुझे, पहले इंदौर था मैं। भोपाल में है, भोपाल में। चलो, आज कौन कौन से सेशन, आज तो सारे रेगुलर सेशन हैं तुम्हारे। हाँ, थोड़ा सेंसिटिव हूं मैं भी सर्दी खांसी को लेके। चलो जी, आ जाओ। अब यहां पर आता है कि सर आपको टीडीएस कब काटना चाहिए। अब अपन टीडीएस के प्रोविजंस को समझते हैं। टीडीएस का कनेक्शन आपको समझ में आ चुका है, क्यों टीडीएस लाया वो समझ आ चुका है कि टीडीएस क्यों लाया गया। ठीक है, अब अपन टीडीएस को पीजीबीपी से भी कनेक्ट कर चुके हैं कि भाई टीडीएस लाया और अगर आपने नहीं काटा तो आपका खर्चा डिसअलाउड होगा। तो भाई साहब अगर आपको अपना खर्चा अलाउड करवाना है, आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो टीडीएस काट लो, समय पे टीडीएस काट लो, राइट। सो दैट्स व्हाई गोवा में खेत पे अच्छा, गांव के खेत पे ये क्या है, बारिश नहीं हो रही, सोयाबीन लगा है। अच्छा,
गांव में खेत पे, ओके। डिडंट गेट योर पॉइंट एक्चुअली। सोयाबीन से इम्पैक्ट क्या है? अच्छा, सोयाबीन से चलो जी, यहां तक क्लियर हो गई चीजें आपको? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आपको टीडीएस कब काटना है? टीडीएस कब काटना है? कब काटना है? चलो, कोई अब मुझे बताएगा कि टीडीएस आपको कब काटना है? मैं गलतियां करवाऊंगा, तुम्हें पता है इतना, मैं कौन फिरकी ले रहा हूं, है ना। कब काटना है टीडीएस? चलो बताओ मुझे, कब काटना है टीडीएस? बताओ भैया बताओ। अरे टीडीएस कब काटना है? अच्छा, बारिश नहीं हो, वही तो सुख। अच्छा अच्छा, ऐसा। अच्छा, बारिश नहीं हुई तो खराब हो जाएगा, ओके। अरे हाँ यार, बारिश तो जरूरी है, किसानों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है यार बारिश। इवन गायों के लिए, भैंसों के लिए, एनिमल्स के लिए। आयुषी का आंसर आया कि सर एट द टाइम ऑफ पेमेंट यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। क्या आप सही बोल रहे हैं? पेमेंट करते समय, राइट? पेमेंट करते समय। अब सुनना, नो, पेमेंट करते समय नहीं। डिपार्टमेंट ने क्या बोला है? विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो उस समय आपको टीडीएस काटना है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू वेंडर। या तो आप पेमेंट पहले कर रहे हो तो पेमेंट के समय टीडीएस काट लो, या आप उसको क्रेडिट कर रहे हो वेंडर को तो उस समय टीडीएस काट लो। विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी हो जाए उस समय आप क्या कर लो? टीडीएस डिडक्ट कर लो। उस समय आप क्या कर लो? टीडीएस डिडक्ट कर लो। समझ आ रहा है? अब इसको समझो, मुझे बताना। अपन ने जूही से सर्विसेज ली थी अभी, तो जूही से अपन ने 1 जनवरी को उन्होंने बिल रेस कर दिया। 1 जनवरी 2024 को जूही का इनवॉइस मिला अपने को ऑफ 5 लाख रुपीस। तो जैसे ही अपने को बिल मिला, अपनी अकाउंटिंग टीम क्या एंट्री करेगी? अपनी अकाउंटिंग टीम क्या एंट्री करेगी? जो भी आपने मुझे बताई थी कंसल्टेंसी सर्विसेज, जूही से ली थी अपन ने, किससे ली थी? कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही, कितने? 5 लाख रुपए। और जूही ने बोला हुआ है कि सर विद इन 30 डेज आप पेमेंट कर देना। तो मैंने कहा चलो 31 जनवरी को हमने जूही को पेमेंट कर दिया। ठीक है, जूही टू बैंक 5 लाख रुपए। बताओ मुझे, बताओ आपको टीडीएस कब काटना था? आपको टीडीएस कब काटना था? चलो कोई बात नहीं, अभी जूही से ले ली, आयुषी से और ले लेंगे, बाद में ले लेंगे सर्विसेज। यस, बताओ आपको टीडीएस कब काटना था? आपको टीडीएस कब काटना था? बोलो जी, कब काटना था जी टीडीएस? बताओ। 1 जनवरी को? आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस सर, वी आर 100% श्योर। क्योंकि देखो, टीडीएस काटना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर। तो देखो, आपने वेंडर को जो क्रेडिट किया है वो कब किया है? 1 जनवरी को किया है। ये तो हो गया क्रेडिटिंग और ये हो गया पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले हो जाए उस समय आपको टीडीएस काटना है, ये चीज ध्यान रखना। सो टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, वहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है तुमको? ये बाउंसर जी आ रही है। तो यहां पर आपको टीडीएस कब काटना है? जब या तो आपने क्रेडिट किया हो वेंडर को या आपने उसको पेमेंट कर दिया हो। अब जूही तो बहुत बड़ी लॉयर है, आयुषी को बना देते हैं बड़ा लॉयर। वही है ना बड़ी लॉयर अपने, आयुषी। जूही तो भाई सिंपल है, भाई सिंपल आम आदमी है ना। अब कुछ बड़े लोगों को लेते हैं अपन। आयुषी ओ बड़ी लॉयर है भाई साहब। जूही बहुत सिंपल है।
सर आपने सर्विसेज ले ली, कोई बात नहीं सर 30 दिन में पेमेंट कर देना, वी आर द डाउन टू अर्थ। नहीं, आयुषी भी इज ऑल्सो डाउन टू अर्थ, बट ब्रांड बड़ी हो चुकी है आयुषी की। तो आयुषी बड़ी ब्रांड है, तो आयुषी, भरत भाई ने कहा कि आयुषी यार वी वांट योर सर्विसेज एक्चुअली फॉर द कंसल्टेंसी पर्पस। आयुषी ने बोला कि हैव यू डिपॉजिटेड द अमाउंट। मैंने कहा किस चीज की? फॉर माई सर्विसेज। मैंने कहा सर्विसेज तो दी नहीं मैम आपने। No, 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 no. We are not going to give you any services till we will not receive the advance payment. Oh, advance payment देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, because brand है, because brand है। तो मैंने कहा ओके जी हुजूर करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, 1 जनवरी को आयुषी को पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट। सर्विस तो कब देंगे, ये जब देंगे, बड़े आदमी है भाई साहब ये। अपन ने इनको एडवांस पेमेंट कर दिया। अब एडवांस पेमेंट मैंने कैसे किया, आयुषी टू बैंक 5 लाख रुपए, ठीक है। और फिर इनका बिल आया 31 जनवरी को। तो मैंने उस समय एंट्री क्या करूंगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू आयुषी 5 लाख रुपए। बताओ नाउ व्हेन आई हैव टू डिडक्ट द टीडीएस, बताओ मुझे कब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, बताइए मुझे कब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, पूरी कहानी समझ में आ रही है। ये तुम्हारे ऑडिट जब तुम आर्टिकल जब करोगे ना, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यस, 1 जनवरी को। क्यों सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है, और यहां पे आप क्रेडिटिंग टू द वेंडर, विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले हो सर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आई होप समझ आ रहा है आपको, आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो अभी आपको क्लियरिटी हो चुकी है कि आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर विच एवर इज अर्लियर, वहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मुझे आप बताओगे कि इस केस में क्या एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री। इफ यू आर द अकाउंटेंट और इफ यू आर द ऑडिटर, व्हाट विल यू सजेस्ट द करेक्ट ट्रीटमेंट? बताओ जी, क्या करेक्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये तो अनपढ़ अकाउंटेंट है भाई, भरत भाई की कंपनी के। अब तुम जैसे कंसल्टेंट चाहिए इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। बताओ जी, पहले वाले केस में व्हाट विल बी द राइट एंट्री। अब आप राइट एंट्री क्या करोगे? अगर आपको टीडीएस काटना है तो भैया अकाउंट्स में उसकी कुछ एंट्री तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी काट लोगे तुम। हाँ जी, हुक्म करो। अब हुक्म करो। अब यहां पर तुम्हारे 5 से 7 मिनट तुम्हें सोचने को दिया जाएगा। दोनों केसेस में तुम्हें सोचना है कि व्हाट विल बी द राइट ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी द राइट एंट्री। जब तक हम थोड़ा सा अल्पाहार कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। मुझे एंट्री दो, पहले वाले केस में एंट्री चाहिए, एंट्री। व्हाट विल बी द राइट एंट्री वो चाहिए मुझे। तुम अकाउंटेंट बनने वाले हो, ऑडिटर बनने वाले हो, एंट्री करेक्ट करना आना चाहिए तुम्हें। ओके, जूही ने क्या एंट्री बताई है? जूही ने जो एंट्री बताई है, और बाकी सभी बताओ, देखता हूं किसकी सही है, हु इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, ऑल आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो सब। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो यार। आयुषी, ये क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा आपका। आपकी वाली एंट्री आई एम नॉट श्योर कि दिस इज करेक्ट। आयुषी करेक्ट करो एक बार आपकी एंट्री को। जूही परफेक्ट, नीलाजीत परफेक्ट। फर्स्ट एंट्री जो आपने ट्रीटमेंट लिया दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट।
बट व्हाट अबाउट द सेकेंड एंट्री, बताओ इसके बाद की एंट्री भी बताओ। मुझे पूरा अकाउंटेंट बनाना है तुम्हें, अकाउंटेंट मतलब तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर करने हैं मुझे, ताकि जब तुम जाओ ना ऑडिट के लिए तब तुम कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सर्विसेज ली, अकाउंटिंग ऑफ सर्विसेज। इनवॉइस आया तो इनवॉइस आया तो अपन बुकिंग करेंगे। कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही। अब यहां पर टीडीएस का प्रोविजन हमें याद आ गया कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो 5 लाख का है, मैं आपको लेके जाऊंगा जब भी आप 194J में, ये जो आता है कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आती है जे के अंदर, ठीक है। तुम अभी दिमाग मत लगाओ, सब याद करा दूंगा मैं। 194J के अंदर आपको टीडीएस काटना होता है एट द रेट ऑफ 10%, आपको एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस काटना होता है। तो अब देखो 5 लाख की कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आप टीडीएस काटोगे टू टीडीएस पेबल, ठीक है, और ये सरकार को पे होता है, हमारे पास हम नहीं रख सकते, ये सरकार को पे करना होता है। दिस इज और लाइबिलिटी, राइट। दिस इज जूही की भी लाइबिलिटी है, तो जूही 4.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए से आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस पेबल हो जाएगा। अब आपने सेकेंड एंट्री क्या होगी, आपको ये हुआ 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को। सेकेंड एंट्री जब हमारे पास इसका इनवॉइस आ गया, इनवॉइस आ गया, समझना, जब हमारे पास इनवॉइस आ गया तो हम क्या करेंगे, जूही टू बैंक 4,50,000, ठीक है। और अब टीडीएस भी तो जमा कराना है हमें, तो मुझे कोई बताएगा टीडीएस कब तक जमा कराना होता है, कभी भी जमा करा दे क्या, कोई आइडिया है क्या तुमको? मुझे पता है यू डोंट हैव आइडिया, बट गेट एन आइडिया सर जी, मैं हूं ना भाई, काहे को टेंशन ले रहे हो, बताओ। नहीं आएगा तो मैं हूं, बोलो बोलो जी बोलो। अरे वाह विशाखा, तुमको तो पता है, लेकिन 7th ऑफ कब, कौन सी 7th? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7th कौन सी? वेरी गुड विशाखा, परफेक्ट। अरे ड्यू डेट के हो गए आदित्य? ना 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 ना, टीडीएस की कभी भी ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग नहीं होती है, क्या कर रहे हो? 15th ऑफ द मंथ, नो 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 विशाखा, 7th ऑफ द मंथ, कौन सी 7th ऑफ द मंथ? टीडीएस कब जमा कराना है तुमको भाई? टीडीएस कार्ड तो लिया, सरकार को जमा करा, अरे करा देंगे ना, सरकार को टेंशन काहे को लेते हो, करा देंगे यार। बताओ जी, एनी आइडिया? एनी आइडिया? कोई बात नहीं, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिस महीने में अब सरकार को जमा कब कराना है टू गवर्नमेंट, अगर आपने टीडीएस काट लिया है तो जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है, किस महीने में काटा है, जनवरी में, जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख को आपको टीडीएस जमा कराना होता है। दिस इज द ड्यू डेट, राइट। मतलब जनवरी में अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो 7 फरवरी तक आपका टीडीएस जमा हो जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट। जिस महीने में टीडीएस काटा है, नहीं फाइनेंशियल ईयर नहीं, फंड की ड्यू डेट नहीं, ना 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 ना, जिस महीने में टीडीएस काटा है उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख को सरकार को पैसा जमा कराना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्लिनिक कॉल क्लियर, अभी करा दूंगा सब क्लियर, टेंशन ना लो तुम, अब मजा आएगा। जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है उस महीने की अगले महीने की 7 तारीख को आपको टीडीएस जमा कराना होता है। अप्रैल से लेकर
फरवरी में तो यही रूल है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बट मार्च के केस में 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ नहीं है, मतलब मार्च में अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो 30 अप्रैल तक आप टीडीएस जमा करा सकते हो, ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मार्च ईयर एंड होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा टाइट नहीं करते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं आपको कि चल कोई बात नहीं 30 तारीख तक जमा करा दे। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, सर ओ सर हम भूल गए, गुनाह हो गया क्या हमसे, हम भूल गए, 7 तारीख निकल गई, हम टीडीएस जमा कराना भूल गए, सर गलती हो जाती है, वी ऑल आर ह्यूमन, सर क्या होगा, सर क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? अगर आप टीडीएस ड्यू डेट तक जमा कराना भूल जाते हो, सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट होगा बताओ? तो अभी समझ आया तुम्हें टीडीएस कब काटना होता है? विच एवर इज अर्लियर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वहां टीडीएस काटना होता है। टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना होता है। कब जमा कराना होता है? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको टीडीएस जमा कराना होता है। लेकिन मैं तो भूल गया, अब भूल गया तो क्या करूं बताओ? मैं बताओ 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 क्या करूं मैं? बताओ क्या लगता है आपको? बोलो भाई। आईटी डिपार्टमेंट को पता कैसे पड़ेगा? तुम्हारी बुक्स तो जाएगी ना, तुम्हारी ऑडिट तो होगी ना, आईटी डिपार्टमेंट के पास ऑडिटेड बुक्स तो जाएगी ना, तो तुम्हारा ऑडिटर खुद ही मना कर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट पे ह्यूज पेनल्टी है। ओह शिट शिट, अरे भाई क्या हो गया? चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। आईटी डिपार्टमेंट को पता कैसे पड़ेगा? जब तुम्हारी बुक्स की ऑडिट होगी तो आईटी डिपार्टमेंट को पता पड़ जाएगा। मैंने आपको कितनी बार ये चीज बताई है कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक आईटी डिपार्टमेंट तुम्हारा स्क्रूटनी नहीं करता तब तक तुम जो करना है कर लो, लेकिन अगर तुम स्क्रूटनी में आइडेंटिफाइड हो गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ह्यूज पेनल्टी लग जाएगी। तो इसलिए ये मत सोचो आईटी डिपार्टमेंट को पता कैसे पड़ेगा। जब पता लगा तब तुम्हारे पूरे पुराने पाप धो डालेंगे वो एक साथ। इसीलिए ऐसी गलती कभी मत करना कि नहीं आईटी डिपार्टमेंट को क्या पता पड़ेगा, कर लेते हैं। जब पता पड़ा ना तो वो चीर देगा हमको। वेरी गुड राहुल। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला है कि कोई बात नहीं, तुम मिस कर दी डेडलाइन, तुमने डेडलाइन मिस कर दी, कोई बात नहीं, अब तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना? बहुत आसान है। बट यस, ये कहता है कि अगर आप 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आपको जनवरी में आपने टीडीएस काट लिया तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको जमा कराना था। अगर आप जमा नहीं कराते हो तो फिर लेट जमा कराने पर आपको क्या होगा? 1% और 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। किस पर? टीडीएस की अमाउंट। ठीक है ना? जो भी टीडीएस की अमाउंट होती है जो सरकार को जमा करानी थी, उस अमाउंट पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है? समझ आ रहा है आपको? चीजें थोड़ी सी कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी एक चीज और कनेक्ट करवाऊंगा, अभी रुको, थोड़ा सा कनेक्ट करवाता हूं। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट वाला मामला है ना, अभी कनेक्ट करवाता हूं। देखो रुको, अब देखना, अब समझना। ये चीज तो मैंने आपने एक मिनट आया मैं ना, हाँ जी, यस, ठीक आएगी, 2 मिनट। हाँ यस, तो अभी अपन ने क्या देख रहे हैं कि आपको क्या बोला इन्होंने कि अगर आपने टीडीएस काट लिया, बराबर है, आपने टीडीएस काट तो लिया यहां पर, ठीक है, और काट के आपको जमा कराना होता है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब समझना क्या हुआ। अब यहां पर आपने टीडीएस काट तो लिया,
अब समझना, वो जो मैं बोलता था ना सेक्शन 40 की पापा जी की रेस्ट्रिक्शन, टीडीएस काटा बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, समझना, ठीक है ना। अब समझना, आपने यहां टीडीएस काट तो लिया, आपको जमा कराना था कब तक, 7 फेब तक आपको जमा कराना था, बट आप जमा कराना ही भूल गए, ठीक है। आपने टीडीएस काट तो लिया, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। आपने प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं पड़ा मुझे टीडीएस भी जमा कराना है, मतलब भारी गलती कर दी आपने। जनवरी का टीडीएस आपको 7 फरवरी तक जमा कराना था, आप फरवरी में भी नहीं जमा कराया, मार्च में भी नहीं जमा कराया, भूल गए गेम। बताओ अब क्या होगा। टीडीएस डिपॉजिटेड, सॉरी टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने क्या बोला, यहां जो पापा जी की रेस्ट्रिक्शन है ना सेक्शन 40 के अंदर, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, डिडक्शन तो कर लिया, बट डिपॉजिट नहीं कराया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में आपने डिडक्ट तो कर लिया और बट प्रीवियस ईयर में आपने डिपॉजिट नहीं कराया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये खर्चे का बेनिफिट लेना है, वो 5 लाख रुपए का जो कंसल्टेंसी एक्सपेंडिचर है, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो ये आप डिपॉजिट करा दो टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ये समझ आ रहा है, टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आप डिपॉजिट करा दो, आपको खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या। हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट कराना होता है, मार्च के केस में 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कराना होता है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। इन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 40 में यही है, अब अपन यही देखेंगे। टीडीएस काट तो लिया सर, टीडीएस काट तो लिया मैंने, ठीक है ना। ये देखो, जब मैंने वो एंट्री करी थी कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही टू टीडीएस, तो मैंने सर 1 जनवरी को टीडीएस काट तो लिया 4,50,000, यहां पे 50,000 और ये टोटल 5 लाख रुपए, ठीक है। बट सर मेरे को जमा कराना था, बट मैं जमा कराना ही भूल गया, तो मैंने 31 मार्च तक जमा ही नहीं कराया। ये अभी मेरे को टीडीएस जमा कराना, अभी भी मेरी बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी खड़ा है। ओ जमा कराना भूल गए, प्रीवियस ईयर में जमा कराना भूल गए, कोई बात नहीं, जमा कराना भूल गए ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा करा दो। आपकी जो भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है तब तक जमा करा दो। अगर आप तब तक जमा करा देते हो, एक मिनट भाई क्या हो रहा है, आहा, टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ठीक आने का भी है, नहीं भी आ रही है क्या, टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आप जमा करा दो। अगर आप टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक नहीं जमा कराते हो तो ये 5 लाख का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा, और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आप जमा करा देते हो तो पीएनएल के अंदर ये 5 लाख का खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। ये चीज एक ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट एक अलग चीज है, इंटरेस्ट तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, जब आप जमा कराओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटरेस्ट तो जमा कराना ही पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं अलग से बताऊंगा, बट यस जमा कराना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट फीस नहीं होती है, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, बताऊंगा अभी इंटरेस्ट कितना लगता है, कैसे लगता है वो बताऊंगा। बट पहले सेक्शन 40 का की कंपोनेंट को समझ लो। तो सेक्शन 40 का पहला जो की कंपोनेंट है वो क्या बोलता है, सेक्शन 40A, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन प्रीवियस ईयर। आपने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, बट प्रीवियस ईयर में अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो कोई बात नहीं, अगर आप टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अगर आप जमा करा देते हो तो ये खर्चे का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 5 लाख जो कंसल्टेंसी एक्सपेंडिचर है दैट विल बी अलाउड, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। अभी एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद कई सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, अब आपको बताना है कि क्या होगा। ये आपको समझ में आ गया पहला। अब दूसरा सर, हमने जूही से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही, लेकिन हम इतना पढ़े लिखे नहीं थे, हमको टीडीएस के बारे में जानकारी नहीं थी, हमने टीडीएस नहीं काटा, हम प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटना ही भूल गए, हम प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट करना ही भूल गए। डिडक्शन नो, प्रीवियस ईयर में हमने टीडीएस का डिडक्शन ही नहीं किया। जब डिडक्शन ही नहीं किया तो जमा कराना तो दूर की बात है,
लेकिन बाद में हमें पता पड़ा ओ गलती हो गई और हमने अप्रैल में हमारी गलती को सुधार लिया। हमने अप्रैल में टीडीएस का इंपैक्ट ले लिया, टीडीएस का इंपैक्ट ले लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया। कैसे? जूही टू टीडीएस पेबल। ये एंट्रियां तुम्हें तो अकाउंट्स में समझ ली होगी तुमने, खैर नहीं तो मैं समझा दूंगा, कभी भी अलग कोई सेशन लूंगा उसमें समझा दूंगा। 50,000 रुपए हमने इसका इंपैक्ट ले लिया। अप्रैल में हमने टीडीएस काट लिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हम टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए। डिडक्शन, नो डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, नो डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर। हम टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। अब मुझे बताओ, मैंने अप्रैल में टीडीएस काट लिया और जमा करा दिया और टाइम पे 7 मई को मैंने सरकार को डिपॉजिट करा दिया। क्या लगता है ये खर्चा अलाउड हो जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या ये खर्चा अलाउड हो जाएगा क्या? बताओ क्या लगता है ये खर्चा अलाउड हो जाएगा, नहीं होगा? देखो पहला सिनेरियो हम समझ गए, टीडीएस काटा बट सर जमा कराना भूल गए। कोई बात नहीं, जमा कराना भूल गए ना, काहे को टेंशन लेता है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा दे सरकार को, अलाउड हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, ओ सर टीडीएस काटना ही भूल गए, प्रीवियस ईयर में टीडीएस ही नहीं काटा, तो अब क्या होगा बताओ? होगा बट इन नेक्स्ट ईयर। ओके, जो ही बोल रही है नो सर, तो अलाउड होगा या नहीं होगा? यस तो अब यही सेक्शन 40 के अंदर बताया हुआ है, तो अब तुम्हारा सेक्शन 40 एकदम क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब यहां पर सेक्शन 40 में क्या बोला हुआ है? पहला मैं आपको ये बोलता हूं कि टीडीएस डिडक्टेड in previous year but not deposited to government in previous year। बट आपने प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट नहीं कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट तो लिया ना, काट तो लिया ना भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब आप क्या करो, जमा करा दो, जमा करा दो टिल रिटर्न फाइलिंग, टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका ये खर्चा अलाउड हो जाएगा, तो आपका ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। दूसरा समझना, टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, नॉट डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। ओ सर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, गेम खत्म, डिसअलाउड। अब आप जमा कराओ ना कराओ इररिलेवेंट, तुम्हें डिडक्ट तो करना था ना, दीज आर द मेन की कंपोनेंट, डिडक्ट तो करना था, ठीक है। अब आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले जमा भी करा दो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में अगर आप डिडक्ट करना ही भूल गए तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। यस, अब आपका क्वेश्चन आता है सर ये इस बार डिसअलाउड हो गया और मान लो हमने नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जमा करा दिया, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जमा करा दिया, यस आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा, कौन मना कर रहा है। और यहां पर सर अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराते हो तो डिसअलाउड हो जाएगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद जमा कराते हो तो जिस ईयर में आपने जमा कराया है उस ईयर में आपको अलाउड हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है, पीजीबीपी में और टीडीएस के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। पीजीबीपी में आता है, टीडीएस में तो नहीं आता है, पीजीबीपी में आता है। टीडीएस में तो जो चीजें आएगी वो मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपके यहां पर थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपने जो समझा है वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। पहला एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो मैंने आपको पूरा 1 घंटा लेके आधा घंटा लेके एक्सप्लेन किया है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, एकदम चीजें क्लियर रहे। क्लिनिक ऑल क्लियर या नहीं? चलो कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, उससे तुम्हारा और फंडामेंटल मजबूत होगा। चलो आ जाओ, कम ऑन दी फर्स्ट एग्जांपल, कम ऑन दी फर्स्ट एग्जांपल। Example 1, services received from ABC housekeeping service provider, ABC service provider of rupees 1 lakh rupees, ठीक है ना। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं टीडीएस आपको जो डिडक्ट करना होता है @ 2% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ठीक है ना।
अब ये आपने सर्विसेज कब ली है? ऑन 15 जनवरी। ठीक है, चलो जी बताओ, TDS डिपॉजिटेड TDS deducted but not deposited in previous year but deposited on 1st December 2024। बताओ whether this expenditure will be allowable or not। बताओ अब इसका मुझे पूरा ट्रीटमेंट बताओ, यहां पे तुम्हारे सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। बताओ इसका पूरा ट्रीटमेंट बताओ। सो प्रीवियस ईयर 23-24 में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये जो 1 लाख का एक्सपेंसेस है, HK एक्सपेंसेस, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, उसका क्या होगा? बताओ क्या होगा? अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाद में एक अलग चीज और है वो बताऊंगा, बट अभी नहीं, पहले कंसेप्ट मजबूत हो जाए फिर बताऊंगा तो दूसरी चीजें। बताओ जी क्या होगा? बस मेरे को पहले आपके कंसेप्ट फंडामेंटल मजबूत करने। एक बार फंडामेंटल मजबूत हुआ नहीं कि फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं। मैं ये जो टाइम लगा रहा हूं ना, ये फंडामेंटल्स पे लगा रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई इशू ना आए। Not allowed in previous year। वेरी गुड, ये प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने डिडक्ट तो कर लिया, डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बट नॉट डिपॉजिटेड, राइट। बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्यूटिल रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट तक जमा करा दो। आपने तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट भी एक्सीड कर दिया, आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी जमा नहीं कराया है, आपने तो 1 दिसंबर को जमा कराया है। सो ये खर्चा आपका प्रीवियस ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा। और जब ये खर्चा आपका प्रीवियस ईयर में डिसअलाउड हो गया तो जिस ईयर में आप इसे जमा करा रहे हो, दिसंबर 2024, तो ये कौन सा ईयर हो गया आपके? 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में आपको ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। यस, यस, आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? करेक्ट। तो यहां पर आपका डाउट खत्म हो गया होगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। चलो जी, TDS not deducted in previous year but the same deducted in April 2024 and deposited on same day। आपने क्या किया, यहां पर जो सर्विसेज ली है उसका TDS आपने डिडक्ट नहीं किया, बट आपको याद आया अरे गलती हो गई, तो आपने अप्रैल 2024 में अपने करेक्शन किया, TDS डिडक्ट किया और इमीडिएटली सरकार को जमा करा दिया। बताओ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? बताओ इस केस में क्या होगा? अब यहां देखो सेम डे मतलब अप्रैल 2024 में ही जमा करा दिया, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले जमा करा दिया। बताओ क्या होगा? खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? यहां पर बहुत एरर होती है, इस एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए मैंने इस तरीके से आपको समझाया है। वेरी गुड। प्रीवियस ईयर में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन
दो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले जमा हो चुका है लेकिन फिर भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप डिडक्ट ही नहीं किया। तो सेक्शन 40 यही बोलता है कि या तो आपको प्रीवियस ईयर में डिडक्ट करना था, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं किया, डिसअलाउड, 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 इररिलेवेंट कि आपने डिपॉजिट कब कराया है। दूसरा, या डिडक्ट तो कर लिया बट आपने जमा नहीं कराया, तो इन्होंने बोला रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा दो। अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा देते हो तो खर्चा अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 40A, ठीक है ना। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन क्या, क्लॉज। यस, तो अभी मेरे को लगता है यहां पे अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, करेक्ट? अभी तो ठीक है, ऑल सेट ना। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द टीडीएस, जिसमें अपने को इतना टाइम लगा, बट ये है इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, अब तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना, अब तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना तुम्हें आ गया है, अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना, पेमेंट किसको कर रहे हो आप? पेमेंट टू रेजिडेंट और पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो पूरा 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड नहीं होगा, ओनली 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। जैसे 1 लाख का खर्चा है और रेजिडेंट को मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो 1 लाख का 30% मतलब 30,000 मेरा डिसअलाउड होगा, 70,000 मेरा अलाउड हो जाएगा। ये गेम आता है तुम्हारा पीजीबीपी के अंदर, जब तुम करोगे ना क्वेश्चन तो यहां पर गेम होता है, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो मैं एनआर को पेमेंट कर रहा हूं तो 1 लाख का पूरा 100% 1 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। सो रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउड होता है, नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड होता है। चलो कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हारी कमांड को एनालाइज कर सकूं मैं। दिस इज योर P&L अकाउंट, 100 इज योर सेल्स, 100 लाख, ठीक है। एक्सपेंसेस, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए, कंसल्टेंसी, किससे ले, कंसल्टेंसी है भाई, बताता हूं, बताता हूं शाता, कौन है तुम्हारे वो फॉरेन में, किससे लेनी है तुम्हें कंसल्टेंसी, बताओ। हाँ, वो वीडियो में बताया था ना कि अगर आप रेजिडेंट से सर्विसेज ले रहे हो तो 30% विल बी डिसअलाउड और नॉन रेजिडेंट से ले रहे हो 100% विल बी डिसअलाउड, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं कंसल्टेंसी किससे लेवे अपन यार, अरे मैं नाम ही भूल गया सर। इन केस प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर लिया लेकिन नॉट अकाउंट टू प्रोविजन, जब करना चाहिए था तब नहीं किया, प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएगा ना। जो ही आपके क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं, बट नॉट अकाउंट टू प्रोविजन मतलब टीसीएस की बात काहे कर रहे हो अभी? अभी तो टीडीएस की बात कर रहे हैं अपन, मैं तो अभी टीडीएस की बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ जी, अरे कोई दिल्ली से है क्या? दिल्ली से कोई दिल्ली से है क्या भाई? यार दिल्ली में कोई ऑडिटोरियम हो तो बताना, 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को मेरे को मैसेज कर देना। अगर तुम्हारे कहीं कनेक्ट में कोई हो, 5 अक्टूबर को ऑडिटोरियम चाहिए 300 की कैपेसिटी का अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट, तो प्लीज अगर कोई हो तो मुझे बताना। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी ले लो। नहीं नहीं, टाटा कंसल्टेंसी नहीं लेते अपन लेते हैं निक जॉन्स। निक जॉन्स अपना वही प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड, ठीक है ना। उसको अपन ने 10 लाख रुपए की कंसल्टेंसी पे करी, ठीक है ना। यहां पर हाउसकीपिंग को अपन ने एच के एक्सपेंसेस पे किए और यहां निक जोन्स को अपन ने 10 लाख रुपए की कंसल्टेंसी पे करी,
ठीक है, अब कितना हो गया अपना प्रॉफिट, कितना हो गया 100 में से 5 और ये 15 निकालो, 85 अपना प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास जो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है उसे समझना। अब आपके सामने यहां पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस इज पेबल टू रेजिडेंट, ठीक है ना, हियर TDS not deducted in previous year but same has been paid in month of May along with deduction, month of May 24 along with deduction। मतलब इन्होंने क्या किया, प्रीवियस ईयर में तो डिडक्ट करना भूल गए लेकिन मई 2024 में काटा और जमा करा दिया, ठीक है। दूसरा, निक जोन्स ही इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना, टीडीएस डिडक्टेड इन मार्च 2024 बट नॉट डिपॉजिटेड but the same has been deposited on 5th December 2024। चलो जी, अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, मुझे इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी कैलकुलेट करके बताओ। इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी कितना आएगा बताओ, समझ आ रहा है ये? यस, आराम से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना पीजीबीपी आएगा। सेक्शन 40 यही तो बताता है कि भाई तुमने 5 लाख 10 लाख का खर्चा अलाउड कर दिया बट पापा जी की रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पापा जी की रेस्ट्रिक्शन क्या है, सेक्शन 40, टीडीएस काटना था, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काट लिया बट जमा नहीं कराया, खर्चा डिसअलाउड। कितना होगा, अगर रेजिडेंट है तो 30% और नॉन रेजिडेंट है तो 400% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। यस, कैलकुलेट करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर। चलो जी बताओ। 96,50,000 ओके, देखते हैं। चलो और किसी का आंसर, फिर ब्रेक देते हैं आपको 5-10 मिनट का, देन विल स्टार्ट अगेन। समझ आ रहा है टीडीएस का वो सेक्शन इतना। चलो जी, मेरे हिसाब से आप सब सही जा रहे हैं। देखो अब अपना क्या है पीजीबीपी, अपन क्या बोलेंगे, प्रॉफिट कितना है अपना 85 लाख प्लस डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। मुझे ये बताओ क्या ये डिसअलाउड होगा क्या? हाँ सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेजिडेंट को है बट मंथ ऑफ मार्च आपने इसे डिडक्ट ही नहीं किया, खर्चा ही डिडक्ट नहीं किया। भले ही आप रिटर्न फाइलिंग के पहले जमा करा दो, इररिलेवेंट सर, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट होना था सर, ये 5 लाख का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, बट ये रेजिडेंट को है तो 5 लाख नहीं 30% डिसअलाउड होगा, तो 1,50,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। दूसरा, सर नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट हो रहा है, और सॉरी नॉन रेजिडेंट को टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट आपने रिटर्न फाइलिंग तक जमा नहीं कराया, डिसअलाउड, तो ये भी आपका 10 लाख भी डिसअलाउड हो जाएगा। सो आई होप 96,50,000 विल बी योर पीजीबीपी का इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया क्या ये वाला मामला? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, दैट्स इट। सेक्शन 40 यही बोलता है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। और जिस साल में आप पे करोगे, जमा कराओगे, उस साल में अलाउड हो जाएगा। तो अगर आपने बाद में, ये देखो ऊपर वाले सिनेरियो में आपने मई में डिडक्ट किया और जमा करा दिया, तो 24-25 में जो 1.5 लाख अभी आपको डिसअलाउड हुआ है वो 1.5 लाख उस साल में अलाउड हो जाएगा। ये 10 लाख जो आपको डिसअलाउड हुआ है वो 10 लाख आपको अलाउड हो जाएगा। दैट्स इट। समझ आया?
भाई किसी के कोई कनेक्ट है क्या दिल्ली में? दिल्ली में कनेक्ट है क्या भाई? आई होप आप सभी को समझ आ गया है। चलो अब लेते हैं अपन 10 मिनट का ब्रेक। 10:43 हुई है। सर भोपाल में आज एजे एयर शो है। अच्छा, राहुल को 30% वाला नहीं समझा। राहुल वापस बताता हूं। देखो यहां पर अपन ने क्या बोला था। राहुल वापस समझना राहुल, इसी क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूं। 100 lakhs आपने हाउसकीपिंग सर्विसेज किससे लिया? आपने रेजिडेंट से, ठीक है ना, रेजिडेंट से। राहुल इस तरीके से समझा रहा हूं, 5 लाख रुपए। कंसल्टेंसी सर्विसेज एनआर से लिया आपने 10 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, अपन क्या बोलते हैं, टीडीएस डिडक्ट नॉट डिडक्टेड। या तो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, आपका खर्चा डिसअलाउड होगा। कब? इफ या तो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या तो ये सिचुएशन हो गई, या टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट बट नॉट डिपॉजिटेड। ये लाइन लिख लेना, ये बस ये लाइन आपके बहुत हेल्प करेगी। डिपॉजिटेड टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। पहला ये कहता है कि आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, कोई भी दोनों में से एक भी चीज हो जाएगी तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया क्या राहुल आपको? टीडीएस नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया है तो बाद में आंखें बंद कर लो, खर्चा डिसअलाउड कर दो। अब उसने कब जमा कराया कब नहीं कराया मतलब ही नहीं है, खर्चा डिडक्ट ही नहीं, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउड। ये समझ में आ गया। दूसरा सिनेरियो है कि सर प्रीवियस ईयर में डिडक्ट तो कर लिया बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो भी डिसअलाउड कर दो। समझ आया दोनों सिचुएशन? अब ये बोलता है सर डिसअलाउड कर दे, पूरा खर्चा डिसअलाउड कर दे। यहां डिपार्टमेंट ने बोला नहीं यार, अगर रेजिडेंट का मामला है तब तो ओनली 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, 30% एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउड होगा। और अगर नॉन रेजिडेंट का मामला है तो 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। अब समझ आया राहुल? अब समझ आया? चलो ब्रेक ले लो फॉर 10 मिनट्स। मिलते हैं 10:55 पे, ठीक है? क्योंकि टीडीएस के और प्रोविजंस बताने, ये एक बेस था जो मैं सेक्शन 40 से मुझे कनेक्ट करवाना था, वो मैंने करवा दिया है। अब थोड़ा सा टीडीएस के जनरल प्रोविजंस एक बार आपको बताऊंगा, जहां से आपको एक क्लू मिलना शुरू हो जाएगा कि टीडीएस की कहानी है क्या होने वाला है टीडीएस में। तो अब मैं टीडीएस के सेक्शन याद कराने वाला हूं आपको बिना याद किए सारे सेक्शन याद हो जाएंगे कि आपको टीडीएस काटना होता है, किस पे कितना काटना होता है, क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के सेक्शन कराऊंगा और उनके नाम याद कराऊंगा, और जब मैं उस चैप्टर में आपको वापस लेके जाऊंगा तो सारी चीजें कनेक्ट करा दूंगा, ठीक है, सारी चीजें कनेक्ट करा दूंगा। और अब मैं जो क्वेश्चंस डेवलप करूंगा, सर समझे ना राहुल? इन केस एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, राइट? समझे ना? चलो अभी बताओ सर, एक डाउट है, जैसे हम डिडक्ट करते हैं, ओके, whichever is earlier date of payment और booking of payment, okay, now let's assume हमने जो प्रोविजन कंप्लाई नहीं करी है लेकिन प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर लिया। नहीं समझा मैं जूही, प्रोविजन कंप्लाई नहीं करी मतलब कैसे? मतलब प्रोविजन कंप्लाई नहीं करी मतलब आपने डिडक्ट नहीं किया, बुक्स में डिडक्ट नहीं किया, आप ये बात कर रहे हो, करेक्ट? आप क्या बोल रहे हो? बुक्स में आपने डिडक्ट नहीं किया, बुक्स में आपने डिडक्ट नहीं किया, बट आपने मतलब समझ नहीं पाया मैं आपके क्वेश्चन को। आप क्या बोल रहे हो? सर एक डाउट था, जैसे हम डिडक्ट करते हैं ऑन डेट, ओके, विच एवर इज अर्लियर, बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम हमने ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं करा, अच्छा
जूही का जो डाउट है मैं समझ पा रहा हूं। जूही क्या बोल रही है कि सर देखो, सर आप बोलते हो टीडीएस टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर, विच एवर इज अर्लियर। मान लो 1 जनवरी को सर अपन ने कंसल्टेंसी सर्विसेज बुक करी, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही 5 लाख रुपए। सर हमें 5 लाख का टीडीएस 1 जनवरी को टीडीएस डिडक्ट करना था, बट हम जनवरी को ना करके हमने 1 मार्च को ये टीडीएस डिडक्ट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एंट्री कर दी जूही टू टीडीएस, मतलब ये टीडीएस डिडक्ट तो हो गया ना, टीडीएस पेबल। तो हमने 50,000 रुपए जूही का कम करके हमने यहाँ टीडीएस डिडक्ट कर लिया। प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट तो हो गया ना, वो एक अलग बात है कि आप पे यहां से यहां तक जो आप लेट डिडक्शन कर रहे हो उसका एक इंटरेस्ट लगेगा, उसकी पेनल्टी लगेगी, वो अलग देखेंगे, वो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, वो एक अलग बात है। अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर में डिडक्ट तो हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो है कि आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो दे देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अलाउड तो हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया ना, डिडक्शन हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में, टीडीएस में डिडक्शन हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर में डिडक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 1 जनवरी का मैंने 1 मार्च में कर लिया, कोई बात नहीं, डिडक्शन तो हो गया ना, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन, करेक्ट। आज तो होगी ना अकाउंट्स की क्लास, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अपने चेक करो ना सर से। हाँ, इंटरेस्ट इंपोज होगा, इंटरेस्ट बता ही दूं तुम्हें, बता दूं इंटरेस्ट, चलो बता देता हूं ताकि पूरा कंसेप्ट यहां पे तुम्हारा क्लियर हो जाए। अब बिल्कुल सिनेरियो के साथ जा रहा हूं, प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ जा रहा हूं, ठीक है, जो रियल मार्केट में होता है। हमारी जब कंपनी थी, मैं इंटरेस्ट पे करता था, ठीक है ना। जब भी हमारी टीम कभी डिफॉल्ट कर देती थी, टीडीएस डिडक्ट नहीं करते थे या डिडक्ट करके पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देते थे, तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता था। तो वो आते थे, मैं उन्हें अप्रूव करके देता था कि नाउ दिस इज द कैलकुलेशन, गो एंड पे द अमाउंट, ठीक है। अब देखना कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज 1 जनवरी को आपके पास इनवॉइस आया, आपने बुकिंग करी, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू जूही 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपको पता पड़ा, आपके जो ऑडिटर है उन्होंने चेक किया और आपको बताया कि सर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है। तो आपने कहा अरे वाह, मेरे को बढ़िया करा, याद दिला दिया। आपको 25 मार्च को उन्होंने याद दिला दिया और आपने क्या करा, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, जूही टू टीडीएस पेबल 5,000 रुपए, ठीक है। अब जब आप सरकार को जमा कराओगे, सरकार को कब जमा कराओगे, जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उस महीने की अगले महीने की 7 तारीख को, और अगर मार्च का महीना है तो 30 अप्रैल को। तो आपके पास ऑप्शन है 30 अप्रैल तक आप क्या करोगे, टीडीएस जमा करा दोगे, ठीक है। 30 अप्रैल तक आप क्या करोगे, टीडीएस जमा करा दोगे। तो टीडीएस पेबल टू बैंक, और अगर ये मार्च नहीं होता ना तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये चीज ध्यान रखना। कितना, 5,000 रुपए। अब आपको साथ में एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन टू बैंक। ये कितना होगा, अब हमें ये निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन टू बैंक, ये कितना होगा। चलो जी, अब आपको मैं बताता हूं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस लेट डिडक्शन, ये बन लिख लो, तुम्हारे पास लिखना हो तो, मैं नोट्स में तो लिखवाऊंगा ही, बट लिखना चाहते हो तो लिख लो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ये बोलता है कि टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन, अब बहुत सिंपल शब्दों में लिखा रहा हूं, जब काटना था टीडीएस, जब काटना था तब से लेके टीडीएस जब काटा गया उस डेट तक, डेट when you have to deduct the TDS from that date to
डेट व्हेन यू एक्चुअली डिडक्टेड द टीडीएस। ये जो डेट्स होगी ना, इस डेट को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना। आपको टीडीएस कब काटना था? 1 जनवरी को। तो आप यहां क्या लिखोगे? 1 जनवरी 2024 को आपको टीडीएस काटना था। और आपने टीडीएस कब काटा? 25 मार्च को। तो टिल 25 मार्च 2024 इसको अपन क्या करेंगे? मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ। यहां जो पेनल्टी लगेगी 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। मतलब 1 महीना और 1 महीने का, अगर 1 महीने से ज्यादा अगर 1 दिन भी आ रहा है तो भी उसे पूरा महीना मान लिया जाएगा। 1 मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो यहां कितने महीने हो गए? 1 जनवरी से आपका 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, तो 2 महीने, 2 मंथ्स प्लस समथिंग डेज। कितने? 24-25 दिन हो गए, 25 डेज। ठीक है ना, 25 या 24 डेज हो गए। ठीक है ना, 24 डेज। ठीक है, तो 2 मंथ्स एंड 24 डेज हो गए, जनवरी, फरवरी और कुछ मार्च के कुछ दिन, तो 24 डेज। तो 1 मंथ पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, तो 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स ही कहलाएंगे। और ये जो पार्ट है ये भी पूरा मंथ मान लिया जाएगा, चाहे 1 दिन भी हो तो भी पूरा महीना मान लिया जाएगा। तो कितना हो गया? 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा आप पे। कितना लगेगा? आपको टीडीएस कितना काटना था? 5,000 रुपए। यही काटना था ना, इंटू 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो 1% के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से लगेगा, इंटू कितने मंथ से? 3 मंथ्स। दिस विल बी इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे टू द डिपार्टमेंट। कैलकुलेशन समझ आई? नहीं, 85 दिन मत निकालो, ऐसे निकालो जो मैंने समझाया ना, इस तरीके से निकालो। कैलकुलेशन समझ में आई? आई के नहीं आई? तो कितना हो गया? 5,000 इंटू 1% इंटू 3 महीना, 150 रुपया। तो कितना हो गया? 150 रुपया आपको इंटरेस्ट यहां पर सरकार को जमा कराना पड़ेगा फॉर द लेट डिडक्शन। समझ आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? ये तो हो गया लेट डिडक्शन। अब समझना, अब यह लेट डिडक्शन के साथ में अब दूसरा सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। ये तो था लेट डिडक्शन, तुम्हें समझ में आ गया? अब आपने इसका लेट पेमेंट किया, आपने लेट पेमेंट किया 25 मार्च का। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ऑब्वियस है आपको जमा करा देना था 30 अप्रैल तक। आपने नहीं कराया, आप भूल गए, और आपने जमा कब कराया? 27 अगस्त को जमा कराया। 27 अगस्त 2024 को आपने टीडीएस का पेमेंट किया। टीडीएस पेबल टू बैंक 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, तो एक तो आपका वो लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट 150 रुपए, वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना। लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी लगेगा। समझ आ रहा है? बाउंसर जा रहा है। ये तो मैं थोड़े से क्वेश्चन देता हूं। लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस लेट पेमेंट का भी लगेगा। तो लेट डिडक्शन तो जब काटना था और जब काटा गया उस ड्यूरेशन का हो गया लेट डिडक्शन। अब लेट पेमेंट का आ जाओ। लेट पेमेंट, अगर आप लेट पेमेंट करते हो, ठीक है, लेट पेमेंट अगर आपने किया है, लेट पेमेंट मतलब क्या हो गया? जिस महीने में आपने काटा उसके अगले महीने की तारीख को 7 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए था। मार्च का महीना है तो 30 अप्रैल तक पे हो जाना चाहिए था। अगर आपने ये इस डेट में पेमेंट नहीं किया तो लेट पेमेंट माना जाएगा। तो यहां होगा जब टीडीएस डिडक्ट किया, जब टीडीएस डिडक्ट किया तब से लेकर जब पेमेंट किया, जब पेमेंट किया तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो अब ये जो सिनेरियो है ये मैं आपके पास छोड़ता हूं कि मुझे कैलकुलेट करके बताओ टीडीएस डिडक्ट कब किया आपने? 25 मार्च को। जमा कब किया? इस डेट को। तो बताओ कितना कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? नाउ इट्स योर एरिया। फिर एक क्वेश्चन देता हूं और आपको, ये थोड़ा सा टीडीएस के अंदर बताना था बट मैंने आपको यहीं बता दिया ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर रहे। इसके बाद मैं सोच रहा हूं टीडीएस चैप्टर ही कवर कर लेंगे अपन। पीजीबीपी में जब मैंने आपको इतना टीडीएस का वो कनेक्ट करवा दिया तो पीजीबीपी के बाद अगला चैप्टर अपन टीडीएस रख लेंगे।
नहीं, टीडीएस नहीं रखते हैं। मैं अभी आपको टीडीएस का ओवरव्यू दे दूंगा पूरा, और इसके बाद अपन कैपिटल गेन लेंगे। कैपिटल गेन लेने के बाद अपन लेंगे अदर सोर्सेस, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर सैलरी, और फिर अगला चैप्टर आपका टीडीएस रखेंगे। क्योंकि टीडीएस के ये जो मैं आपको ग्लिम्स देने वाला हूं आज, जो आपको टीडीएस में जो ग्लिम्स देने वाला हूं, दैट ग्लिम्स विल बी पूरा फंडामेंटल मजबूत कर देगा आपका टीडीएस का। चलो जी, जो ही पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो प्लीज। एक बार मैं वापस बता दूंगा ये सारी चीजें, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, किस चीज का क्या कनेक्शन है। पहले जो मैंने बोला है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर वापस बता दूंगा, ठीक है ना। बिफोर रिटर्न फाइलिंग डिपॉजिट करा दिया तो बढ़िया है ना, करा दिया तो अच्छी बात है। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, बस आपको खर्चा अलाउड होगा नहीं होगा उसके लिए मैं ऑलरेडी अलग कंसेप्ट बता चुका हूं। दिस इज द इंटरेस्ट का कंसेप्ट। इंटरेस्ट में क्या लेना देना उस चीज का। एक बार आप प्लीज इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, देन आई वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा आपका जो क्वेरी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप कहां डिस्कशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट, बट आप पूछ रहे हो वो करा दिया तो, सो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या पूछना चाह रहे हो आप। 6 मंथ का होगा जूही को एक्चुअली चिंता हो रही है, सर मेरे नाम पे आपने सब टीडीएस काटे जा रहे हो। गलत बात है सर, ऐसे थोड़ी होता है, इसलिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, है ना। हाँ, अब देखो यहां क्या था, जब टीडीएस डिडक्ट किया, आपने कब किया टीडीएस डिडक्ट? 25 मार्च को। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा? 25 मार्च। जब पेमेंट किया, पेमेंट कब कर देना था? आइडियली आपको 30 अप्रैल के पहले कर देना था। अगर 30 अप्रैल तक करते तो ये पेनल्टी लगती ही नहीं, लेकिन आपने 30 अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया, आपने तो लेट किया। आपने 27 अगस्त को पेमेंट किया, तो आ जाओ सर 27 अगस्त, मंथ कैलकुलेट करते हैं। 25 मार्च से देखो एक महीना आपका कंप्लीट कब हो जाएगा? 24 अप्रैल को। फिर 24 अप्रैल, 24 मई, जून, जुलाई और 24 अगस्त। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना प्लस 2 दिन। 2 दिन भी पूरा महीना मान लिया जाएगा, तो 6 महीने हो गए। तो सर यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट आप पे कैलकुलेट किया जाएगा। टीडीएस कितना था? 5,000 रुपए। 1.5% पर मंथ इंटू 6 मंथ, तो ये आपका यहां पर इंटरेस्ट बन जाएगा 6। तो 450 रुपए विल बी द इंटरेस्ट जो आपको लेट पेमेंट पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 450 रुपए तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा और एक लेट डिडक्शन का टीडीएस हो जाएगा 150 रुपए का। तो टोटल आपको 600 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो पच्चा बोलो मन ने, मैं वापस समझाता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भाई समझ आया नहीं आया? बहुत आसान शब्दों में करने की कोशिश की है, तो ये वाला फॉर्मेट आप लिख सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब काटना था टीडीएस, लेट डिडक्शन लेट डिडक्शन मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने बिल बुक किया और पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, उस समय आपको टीडीएस काटना था। नहीं काटा भैया, लो भैया आ जाओ। लेट डिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा? आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके चलो जी, थोड़ा मेरे को लगता है इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस कराने की मुझे जरूरत है, ताकि आपकी एक भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। क्योंकि जब डाउट नहीं रहेगा ना तो मजा आएगा। अगर डाउट के साथ तो मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा ही नहीं, ये मान के चलना। मेरे को 1% पसंद ही नहीं है कि डाउट के साथ आगे बढ़ा जाए। जब तक तुम्हारे चेहरे पे ये ना हो ना मुस्कान, क्या मजा आ गया सर, क्या कंसेप्ट है सर, क्लिनिक ऑल क्लियर, जब तक मुझे मजा नहीं आता। तो चलो करते हैं इसे क्लिनिक ऑल क्लियर। अब देखो, अब एक चीज वापस समझना, हाँ एक चीज अभी आप समझना, टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। डिडक्ट कर लिया और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले जमा नहीं कराया तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। ये दो चीजें ध्यान में होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। दैट इज द
एक्सपेंडिचर अलाउड और नॉट अलाउड वाला पोर्शन। बट ये जो इंटरेस्ट है दैट इज अ सेपरेट थिंग, इसको आप अलाउड डिसअलाउड में मत डालो। इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जब भी आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे होंगे टीडीएस का, तो आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एक तो होता है लेट डिडक्शन का टीडीएस, एक होता है लेट पेमेंट का टीडीएस। ठीक है, वापस बता रहा हूं इंटरेस्ट तुम्हें, ताकि मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो तुम गलती ना करो। लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट, ठीक है, लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट। लेट डिडक्शन में क्या होता है? व्हेन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, डिडक्ट टीडीएस, इसे मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया था, जब टीडीएस काटना था, जब टीडीएस काटना था एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग टू द वेंडर विच एवर इज अर्लियर, तब आपको टीडीएस काटना होता है। ठीक है, तो जब आपको टीडीएस काटना था से लेकर जब आपने टीडीएस काटा, एक्चुअली टीडीएस डिडक्ट किया, ठीक है, इस डेट का जो डिफरेंस होगा नंबर ऑफ मंथ्स में आपको निकालना है, मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ, मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ। तो पार्ट देयर ऑफ भी पूरा महीना माना जाएगा। ठीक है, और यहां जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा, अब सर लेट पेमेंट, अब जब आपने टीडीएस काट लिया तो टीडीएस काटा कब है? जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेट पेमेंट नहीं कहलाएगा, वो राइट पेमेंट कहलाएगा। जिस महीने में काटा उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख को जमा करा दो। मार्च के केस में अप्रैल 30 अप्रैल तक जमा करा दो। अगर आप इस डेट तक जमा नहीं कराते हो तो लेट पेमेंट माना जाएगा, तो लेट पेमेंट माना जाएगा। तो लेट पेमेंट में कब से लगेगी पेनल्टी? देखो, जब आपने एक्चुअल टीडीएस डिडक्ट किया, इसको ऊपर भेज दो। जब आपने एक्चुअली टीडीएस डिडक्ट किया, यहां से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। कब तक? जब आपने एक्चुअली पेमेंट किया, जब आपने एक्चुअली टीडीएस का पेमेंट किया, टीडीएस पेमेंट किया। ठीक है, और यहां जो इंटरेस्ट की रेट होगी दैट विल बी 1.5% पर मंथ और पार्ट। आई होप दिस इज, अरे ये क्या दिखा नहीं क्या तुम्हें? शिट। तो आज का सेशन यहीं पे कैंसिल करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो। टुमारो तो संडे है, कल ऑफ है। विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, चलो जी। हाँ, गॉट इट यार, कल कराऊंगा मैं। ठीक है, कल वापस करा दूंगा। ठीक है ना, चलो ओके, बाय बाय।